आवाज़ आ रही है मेरी? अगर जो ऑनलाइन है और आवाज़ आ रही है तो एक बार मैसेज कर देना, है ना? ठीक है, चलिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज मैडम है नहीं, जो साइन लैंग्वेज वाली मैडम जो हमारे साथ रहती हैं, है ना, वो है नहीं क्लास में। तो थोड़ा सा बोर्ड वर्क ज़्यादा रहेगा, है ना? तो जो जो चीज़ अगर मैं पूछता हूँ बीच में क्वेश्चन, तो आपको जिसको भी समझ आता है बताते बनता है तो कमेंट किया करो। ठीक है, उससे क्या है, अच्छा लगता है। तो एक बार कल की क्लास को थोड़ा सा एक रिपीट करते हैं। यहाँ पे हम छठवें राजवंश में आ चुके हैं। ठीक है, छठवें राजवंश में आ चुके हैं। और वो क्या था? उड़ीसा उत्कल का सोमवंश। ठीक है, उड़ीसा उत्कल का सोमवंश। अब ये जब उड़ीसा का था तो हम पढ़ क्यों रहे हैं ये भी मैंने बताया था। ठीक है, क्योंकि दक्षिण कोशल वाला हिस्सा उनके अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, राजधानी है उड़ीसा में, लेकिन दक्षिण कोसल वाला क्षेत्र जो है अधिकार क्षेत्र में है। ठीक, और यहाँ पे केंद्र क्या था? सिरपुर, जो कि कहीं कहीं पे आपको राजधानी के रूप में भी दिखेगा, और विनीतपुर भी आपको राजधानी के रूप में दिखेगा, ययाति नगर दिखेगा। लेकिन वो कैसे ययाति नगर आया वो मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या देखा गया था कि वो यहाँ आने के बाद अपने आप को पांडु कुल का नहीं मानते थे। ठीक है, पांडुवंशी के बाद इनकी शाखा यहाँ पे आई थी शासन करने के लिए। ये अपने को पांडुकुल का नहीं मानते थे। ठीक, राजमुद्रा में देवी माता, देवी लक्ष्मी माँ की आकृति मिलती है। ठीक है, शासकों का जो नाम मिलता है वो दो ही नाम मिलता है, महाभौगुप्त, महाशिवगुप्त। ठीक है, जो कि क्रमवार एक के बाद एक चलते रहेगा। और क्या देखा था हमने यहाँ पे? त्रिकलिंगाधिपति की शासकों ने उपाधि धारण की है यहाँ पे, जो कि कौशल, उत्कल और कलिंग क्षेत्र में अधिकार से संबंधित है। वहाँ पे इन्होंने अधिकार किया, तो तीनों क्षेत्रों को अपने आप को स्वामी बताने के लिए त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। उसके बाद जब हम शासक पढ़ रहे थे तो प्रथम शासक शिवगुप्त ही पढ़े थे। उसका वास्तविक नाम शिवगुप्त था और राजकीय नाम था महाशिवगुप्त प्रथम। ठीक है, उनके बारे में देखा कि उन्होंने शैव धर्म को अपना लिया था और उन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण नहीं की थी। उन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो है परम महेश्वर की। और इनके समय त्रिपुरी के कलचुरी शासक या फिर सॉरी, त्रिपुरी के कलचुरी मुग्ध तुंग ने पाली वाले क्षेत्र पे आक्रमण करके वहाँ पे कब्जा कर लिया था। ये इनकी जानकारी होती है। इनके बाद इनके पुत्र आते हैं। जिनका राजकीय नाम क्या पड़ता है? महाभौगुप्त प्रथम। महाभौगुप्त प्रथम। और उनका वास्तविक नाम क्या रहता है? जन्मेजय। जन्मेजय। ठीक है, उनके दो नाम मिलते हैं, स्वभाव तुंग और धर्मकंदर्प। ठीक है, उनका जो सिक्का मिलता है उसमें माता लक्ष्मी की आकृति है। भाषा जो मिली है, जो अभिलेखों में, वो संस्कृत भाषा मिली है। ये सब जानकारी हम लोग ने देख लिया था। उसके बाद आज तृतीय शासक पे चलते हैं, है ना, जो क्या रहेगा? जन्मेजय का पुत्र रहेगा, है ना, जन्मेजय का पुत्र रहेगा। इसका नाम है ययाति। ययाति केसरी। ययाति केसरी, या फिर आपको कहीं कहीं पे मिलेगा ययाति जयदेव, सॉरी ययाति राजदेव। ठीक है, कहीं कहीं पे मिलेगा ययाति राजदेव। और इनका राजकीय नाम क्या रहेगा? 3 नंबर पे है तो महाशिवगुप्त। ठीक है, महाशिवगुप्त। क्रम क्या रहेगा? द्वितीय। ठीक, और ये कौन है? जन्मेजय का पुत्र है। कौन है ये? जन्मेजय का पुत्र है। गुड इवनिंग सर, फॉर्म भरने के लिए रोजगार पंजीयन जरूरी है क्या? नहीं नहीं, रोजगार पंजीयन जरूरी नहीं है, लेकिन उसको करवा के रखना, क्योंकि किसी किसी एग्जाम में क्या है कि 2 साल पहले का मांगते हैं। ठीक है, हालांकि नहीं मांगते हैं, लेकिन रहेगा। अगर किसी का एग्जाम निकलता है तो वेरिफिकेशन के टाइम पे कंपलसरी है उसको ले जाना, है ना, वो चाहिए ही रहेगा। अगर मान के चलो व्यापम का निकल गया और वेरिफिकेशन की डेट आ गई तो आपको लेके ही जाना पड़ेगा उसको।
है ना। तो इसके लिए उसको रेडी ही रखना, एक दिन में तो बन जाता है, वो ज़्यादा टाइम थोड़ा लगता है। तो ययाति केसरी, ययाति राजदेव दोनों एक ही इंसान है। महाशिवगुप्त दूसरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, इनका कार्यकाल यहाँ पे देख लेना, 970 से 1000 ईस्वी, 970 से 1000 ईस्वी, ठीक है। जिसका जिसका कार्यकाल बताता हूँ वो नोट करना, वो काम का रहता है, ठीक है। 970 से 1000 ईस्वी। अब देखो ध्यान से सुनना, इनका जो प्रारंभिक ताम्रपत्र है, प्रारंभिक ताम्रपत्र है ना, जो प्रारंभिक ताम्रपत्र है वो मिलता है कहाँ बताया था, राजधानी क्या बताया था, विनीतपुर, ठीक है, विनीतपुर से, ठीक है। एक चीज हो गई। अब इसने अपने नाम पर एक शहर बसाया था, ठीक है, एक चीज ये हो गया। दूसरा ये हो गया अपने नाम पर शहर, अपने नाम पर नगर लिख लो, है ना। अब क्या नगर का नाम क्या रहेगा, इसका नाम है ययाति केसरी, तो नगर का नाम क्या रहेगा जो अपने नाम पे बसाएगा, ये ययाति नगर, क्या रहेगा, ययाति नगर, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब ये जो ययाति नगर है ना, प्रारंभिक ताम्रपत्र कहाँ से दिए हैं इसने, कहाँ से प्रचारित किए हैं, विनीतपुर से। लेकिन जब इसने अपने नाम का एक नगर बसा लिया, नगर का नाम क्या है, ययाति नगर, ठीक है। तो ये इस ययाति नगर से उसने अपने राज्य वर्ष के 24वें वर्ष के और 28वें वर्ष के, है ना, 24वें और 28वें वर्ष के जो दान पत्र है ना, 24वें और 28वें वर्ष के जो दान पत्र हैं वो कहाँ से दिए हैं, ययाति नगर से। अब एक बात बताओ, वो दान पत्र कहाँ से प्रचारित करेगा, आप कोई चीज दान करोगे तो दूसरे के घर में जाके करोगे कि अपने घर से करोगे, अपने घर से करोगे ना। तो उसने राजधानी विनीतपुर पढ़ चुके हैं, तो प्रारंभिक ताम्रपत्र विनीतपुर से प्रचारित किए थे, तो उसकी राजधानी विनीतपुर थी, ठीक है। एकाएक ऐसा क्या हुआ कि 24वें वर्ष में और 28वें वर्ष में उसने ययाति नगर से ताम्रपत्र प्रचारित किए। तो विद्वान यहाँ पे इसको क्या मानते हैं कि उसने इस विनीतपुर का ही नाम बदल के, है ना, इसी का नाम बदल के, नाम बदल कर क्या रख दिया, ययाति नगर, और इसको ययाति नगर को ही अपनी क्या बनाई इसने, राजधानी, ठीक है। कनेक्शन समझ आया। विनीतपुर था, विनीतपुर को क्या बना दिया इसने, ययाति नगर बना दिया और उसको अपनी राजधानी बना दी, ठीक है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ययाति केसरी, ययाति राजदेव के बारे में। एक चीज ये समझ आ गई, इसने अपने अभिलेखों में ताम्रपत्र में क्या कहा है, इसने क्या कहा है कि सोमवंशी धरती पर इसलिए अवतरित हुए हैं कि वे लोगों का कल्याण कर सके, ठीक है। अपने अभिलेखों में इसने क्या कहा है कि सोमवंशी धरती पर इसलिए अवतरित हुए हैं ताकि वे लोगों का कल्याण कर सके, ठीक है। अगर सेंटेंस आ गया, सीधा सीधा वाक्य पूछ लिया गया तो ययाति राजदेव या ययाति केसरी ये चीज समझ आई। इसके बाद देखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट घटना देखने को मिलती है, ठीक है। त्रिपुरी के कलचुरी, ठीक, त्रिपुरी के कलचुरी, शिवगुप्त के समय में त्रिपुरी का कलचुरी था एक मुग्धतुंग, उसने पाली क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया था, ठीक है। यहाँ पे कौन आ रहा है, त्रिपुरी के फिर से कलचुरी, ठीक है। त्रिपुरी के कलचुरी नाम नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये क्या कर रहे थे, ये छत्तीसगढ़ में आने का प्रयास कर रहे थे, है ना, आने का प्रयास। पाली क्षेत्र को भूल जाओ, अभी वहां पे क्या हुआ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो अलग से कनेक्शन है, वो अलग से समझाऊंगा। तो जो त्रिपुरी के कलचुरी थे वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश करना चाह रहे थे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भांप लिया था, है ना, इन्होंने उस चीज को भांप लिया था और अपनी पूरी शक्तिशाली सेना के दम पे, है ना, पूरी शक्तिशाली सेना के दम पे
शक्तिशाली सेना के साथ क्या किया था? चिल्फी घाटी क्षेत्र सबको मालूम है, ठीक है, चिल्फी घाटी क्षेत्र सबको मालूम है। तो इसने क्या किया था? शक्तिशाली सेना के साथ चिल्फी घाटी क्षेत्र, है ना, चिल्फी घाटी में, कहां पे है चिल्फी घाटी? कवर्धा या कबीरधाम, है ना, कवर्धा या फिर कबीरधाम। चिल्फी घाटी क्षेत्र में आक्रमण किया, किसके ऊपर? जो त्रिपुरी के कलचुरी प्रवेश करना चाह रहे थे छत्तीसगढ़ में, उसको इन्होंने भाप लिया और चिल्फी घाटी क्षेत्र में अपनी पूरी शक्तिशाली सेना के साथ आक्रमण किया, ठीक है। आक्रमण करके क्या किया? परास्त कर दिया, किसको? कलचुरियों को, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो कलचुरी थे ये भयभीत हुए, इनसे इतना भयभीत हो चुके थे, इनके नाम से इतना ज़्यादा भयभीत हो चुके थे कि वो कभी दोबारा छत्तीसगढ़ में पुनः उन्होंने आक्रमण ही नहीं किया, ठीक है, पुनः आक्रमण कभी नहीं किया। समझ आया कहानी? ठीक। त्रिपुरी के कलचुरी जो छत्तीसगढ़ में प्रवेश करना चाह रहे थे, उसकी मंशा को इन्होंने परख लिया, भांप लिया था, और अपनी पूरी शक्तिशाली सेना के साथ जब वो कहाँ पे पहुंच गए थे? चिल्फी घाटी क्षेत्र में। तो घाटी क्षेत्र का फायदा उठा के इन्होंने चिल्फी घाटी पर उन पर आक्रमण किया और उनको परास्त कर दिया। इससे कलचुरी भयभीत होकर भाग गए और कभी पुनः उन्होंने छत्तीसगढ़ में इन पर आक्रमण करने की या फिर प्रवेश करने का कभी भी पुनः उन्होंने प्रयास ही नहीं किया, ठीक है। इनके बारे में एक जानकारी और मिलती है, ठीक, वो क्या मिलता है कि इन्होंने ग्राम दान किया था, है ना, गांवों का दान किया था, ठीक। ययाति केसरी ने एक और जानकारी मिलती है कि इन्होंने जो अपना साम्राज्य है ना, अभी तक सोमवंशियों का साम्राज्य कहाँ पे था? दक्षिण कौशल, मतलब कौशल छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा, कलिंग उड़ीसा और उत्कल। तो इन्होंने अपना साम्राज्य है ना कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में शासन प्रारंभ कर दिया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन से शासक के बारे में देख रहे थे? ययाति केसरी या फिर ययाति राजदेव महाशिवगुप्त द्वितीय। प्रारंभिक ताम्रपत्र विनीतपुर से, फिर 24वें 28वें वर्ष में ययाति नगर इन्होंने बसा लिया था अपने नाम पर। वो जो क्या मिलता है, विनीतपुर का ही नाम बदल दिया था इन्होंने, ठीक है, और क्या किया था, उसको राजधानी बना ली थी और वहां से फिर ताम्रपत्र इन्होंने प्रचारित किया था। त्रिपुरी के कलचुरी वाली कहानी समझ आ गई, उनको इन्होंने परास्त कर दिया था। उसके बाद इनके पुत्र आते हैं चौथे नंबर पे, वो क्या रहेगा? भीमरथ, भीमरथ, और इनका राजकीय नाम क्या हो जाएगा? महाभवगुप्त, महाभवगुप्त द्वितीय, ठीक है, भीमरथ या महाभवगुप्त द्वितीय। छोटे छोटे हैं शासक अब, है ना, छोटी छोटी जानकारी है। ये कुछ नहीं थे, ये पुत्र थे, ठीक है, ययाति केसरी के पुत्र थे, ययाति केसरी के पुत्र थे। कौन? भीमरथ या महाभवगुप्त, ठीक है। ये शैव धर्म को मानने वाले थे। राजधानी थी इनकी, क्या रहेगी राजधानी? अब क्या बन चुका है? विनीतपुर, ययाति नगर, ययाति नगर, राजधानी ययाति नगर। शैव धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। और क्या जानकारी मिलती है इनके बारे में? अच्छा, इनका कार्यकाल लिखना, कहाँ पे छोड़ा था पिता ने इनके? 1000 में, तो यहाँ से 1000 से 1015 ईस्वी, ठीक है, 1015 ईस्वी। ययाति नगर राजधानी थी, शैव धर्म को मानने वाले थे। इनको दो चीजें कहा जाता था, एक पृथ्वी का भूषण, क्या कहा जाता था? एक कहा जाता था पृथ्वी का भूषण, ठीक है, और दूसरा कहा जाता था कली का कल्प वृक्ष, कली का कल्प वृक्ष। अब ये क्यों कहा जाता था वो जानने की जरूरत नहीं है, कली का कल्प वृक्ष, ठीक है। भीमरथ को क्या कहा जाता था? पृथ्वी का भूषण और कली का कल्प वृक्ष, ठीक है। शैव धर्म, राजधानी ययाति नगर,
कार्यकाल क्या है 1000 से 1015 हो गया। ठीक, 5वें नंबर पे के शासक में आ जाओ। इसका जो पुत्र रहेगा है ना, वो क्या रहेगा, धर्मरथ। भीमरथ के बाद धर्मरथ। कहीं कहीं पे आपको ये धर्मस्य मिलेगा, धर्मस्थ, ठीक है, कहीं कहीं पे धर्मस्थ मिलेगा, किसी किसी बुक में धर्मस्थ लिखा है। तो ये अपन धर्मरथ मान के चलते हैं। अब इसका राजकीय नाम क्या मिल जाएगा यहाँ पे, महाशिवगुप्त। महाशिवगुप्त। क्रम क्या रहेगा, तीसरा, महाशिवगुप्त तृतीय। और इनका कार्यकाल रहेगा महाशिवगुप्त तृतीय का 1015 से 1020 ईस्वी। ठीक है, 11वीं शताब्दी प्रारंभ हो चुकी है यहाँ पे। धर्मरथ कौन, भीमरथ का पुत्र, महाशिवगुप्त तृतीय 5वें क्रम का शासक है। ठीक है, इनका कार्यकाल है 1015 से 1020 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, इनका एक नाम था, एक अन्य नाम, क्या कहा जाता था इनको, राजमल्ल। राजमल्ल या राजमल लिखा रहता है कहीं कहीं पे। क्या कहा जाता था, राजमल्ल कहा जाता था। इनके सिक्कों पे क्या मिलता है, सिक्का या फिर जो मुद्रा मिलती है इनकी, उन पे कमल पर बैठी माता लक्ष्मी है ना, सिक्कों पे क्या लिखा है, क्या कौन सा चित्र है, कमल पे बैठी हुई माता लक्ष्मी का चित्र है। ठीक है, कमल पे बैठी हुई माता लक्ष्मी का चित्र है। किसके सिक्कों पे, धर्मरथ। धर्मरथ कौन है, महाशिवगुप्त तृतीय। ठीक है। अन्य नाम क्या है उसका, राजमल। ठीक, इनका कोई पुत्र नहीं था, ये क्या थे, निसंतान थे, निसंतान थे। हाँ, इनको एक चीज कहा जाता था, द्वितीय परशुराम। द्वितीय परशुराम क्यों कहा जाता था, पता नहीं है। ठीक, जानना भी नहीं, क्या कहा जाता था इनको, द्वितीय परशुराम कहा जाता था। ठीक, 5 शासकों के बारे में देख लिया हमने। इसको जिसको स्क्रीनशॉट ले लेना है ले लो फटाक से। कौन कौन से शासक देख लिए हमने, पहला है कौन सा नाम, क्या नाम था, शिवगुप्त था। ठीक है, उसके बाद जन्मेजय आया, उसका पुत्र। उसके बाद उसका पुत्र ययाति केसरी। ययाति केसरी का पुत्र भीमरथ। भीमरथ का पुत्र कौन हुआ, धर्मरथ हुआ। कितने शासक हो गए, 5 शासक हो गए। ठीक है, ऐसे ही 2-2 लाइन के 2-3 शासक और हैं, उसके बाद सोमवंश समाप्त हो जाएगा। तो 5वें क्रम का शासक यहाँ पे लिख, सॉरी 6वें नंबर में शासक क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनका तो कोई पुत्र नहीं था ना, किसका, धर्मरथ का कोई पुत्र नहीं था, लेकिन धर्मरथ का एक छोटा भाई था। ठीक है, धर्मरथ का एक छोटा भाई था, उसका नाम था नहुष। नहुष है ना, और इसको राजकीय नाम क्या मिलेगा, 6वें क्रम का है तो महाभवगुप्त। महाभवगुप्त तृतीय। ठीक है, और ये नहुष कौन था, धर्मरथ का भाई था। ठीक है, सॉरी भी, हाँ, धर्मरथ का अनुज था, या भाई लिख लो, है ना, अनुज नहीं लिखना। धर्मरथ का भाई था, कौन था, नहुष। कौन से नंबर का शासक है ये, 6ठे नंबर का। ठीक है, इनके समय में जो घटना हुई थी वो क्या था कि दक्षिण का राजा था, एक दक्षिण का शासक, सबको मालूम है, दक्षिण का एक शासक था, उसका नाम था राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल। ठीक है, चोल वंश का शासक था। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने आक्रमण किया था नहुस पे। ठीक है, इसने आक्रमण किसके ऊपर किया, नहुस के ऊपर। और आक्रमण करने के बाद इसने क्या किया कि जो
उत्कल वाला क्षेत्र है ना, जो तटीय भाग है उत्कल, और जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला भाग है कोशल, है ना, उत्कल और कोशल, इसमें क्या किया इसने, अधिकार कर लिया। ठीक है, 3 भाग थे ना, सोमवंशियों के अधिकार क्षेत्र में 3 भाग थे, उसमें से कलिंग वाले क्षेत्र को छोड़ के उत्कल और कौशल क्षेत्र में इसने क्या किया, अधिकार कर लिया। ठीक, ये समझ आता है। देखो छठवां नहुस आया ना, और ये महाभौगुप्त आया, महाभौगुप्त तृतीय, वही क्या है, नहुष आया। ठीक है, उसके बाद एक शासक की जानकारी मिलती है, बस नाम लिखना इसका, इंद्ररथ, है ना, इंद्ररथ, एक शासक मिलते हैं इंद्ररथ, इनके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, बस इंद्ररथ। ठीक है, अब नहुस के बाद जो उसका पुत्र आएगा 7वें नंबर पे, नहुस के बाद उसका पुत्र आएगा, उसका नाम क्या रहेगा, ययाति चंडीहार, ययाति चंडीहार। ठीक है, ययाति चंडीहार, और ये क्या हो जाएगा, 7वें नंबर का है तो महाशिवगुप्त, महाशिवगुप्त चतुर्थ, है ना, 4थे नंबर का, 7वें नंबर का शासक है ययाति चांडीहार, और ये कौन है, ये नहुस का पुत्र है। ठीक है, ययाति चांडीहार, और क्या है इसका जो राजकीय नाम है, महाशिवगुप्त चतुर्थ, राजकीय नाम क्या है इसका, महाशिवगुप्त चतुर्थ। अब इसने क्या किया, जो राजेंद्र चोल है, जो इसके पिता थे, है ना, सॉरी, राजेंद्र चोल ने इनके पिता नहुस से क्या छीन लिया था, उत्कल और कौशल क्षेत्र, तो इसने क्या किया, उत्कल और कौशल को वापस लाया इसने, है ना, तो उत्कल और कौशल पुनः जीता, पुनः अधिकार। ठीक है, ये समझ गए, पुनः अधिकार कर लिया, जो पिता के पास से छीन लिया गया था। ठीक, क्या नाम है, ययाति चंडीहार, और इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी थी भुवनेश्वर, उड़ीसा वाला। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, भुवनेश्वर, उड़ीसा वाला भुवनेश्वर। कितने शासक हो गए यहाँ पे, 7 शासक हो गए, ययाति चंडीहार करके। ठीक, उसके बाद 8वें क्रम का एक शासक लिखना, और इसको बहुत अच्छे तरीके से सुनना। ठीक है, 8वें क्रम में एक शासक आएंगे, इनका नाम क्या रहेगा, उद्योत केसरी, उद्योग नहीं, उद्योत, उद्योत केसरी, उद्योत केसरी, और ये क्या है, महाभौगुप्त, महाभौगुप्त चतुर्थ। ठीक है, महाभौगुप्त चतुर्थ हैं। उद्योत केसरी में आ गए, महाभौगुप्त चतुर्थ। ये शासक कब बने थे, ये शासक बने थे 1055। इस तिथि को एकदम जहन में बिठा लो, 1055, यहीं से कनेक्ट होगा जो भी चीज़ है। 1055 में ये बने, कहीं किसी किसी बुक में आपको क्या मिलेगा, 1040 से 1065। ठीक है, लेकिन ये 40 में नहीं बने थे। ठीक, क्यों, क्योंकि हमने देखा धर्मरथ का, धर्मरथ 20 तक थे, है ना, उसके बाद उनका भाई आया नहुष, नहुष के बाद ययाति चंडीहार। ठीक, कुछ तो समय लगेगा कि 1-1, 2-2 साल के लिए आएंगे। ठीक है, 6 सर, क्या 6 सर, उद्योत केसरी, मैं तो एक ही हूं। ठीक है, उद्योत केसरी शासक कब बना, 1055। ठीक है, 1055 में बन गया।
इसके समय नाम लिखते चलना, मतलब नहीं लिख रहे हो तो सुनना। डाहर, सॉरी डाहल, है ना। ओड्र, ओड्र को उड्र भी कहते हैं, है ना। डाहल, ओड्र और गौड़। डाहल, ओड्र और गौड़, यहाँ के जो शासक थे, इनके साथ इनका क्या चलता था? संघर्ष। ठीक है, लड़ाई झगड़ा। डाहल, उड्र या ओड्र और गौड़ शासकों के साथ इनका क्या था? संघर्ष था। किसका संघर्ष था? उद्योत केसरी का, जो 8वें क्रम का शासक है, महाभौगुप्त चतुर्थ। ठीक। अब देखो, कहीं कहीं पे आपको क्या मिलेगा कि ये अंतिम शासक थे। संभवतः लिख लेना यहां पे, संभवतः अंतिम। ठीक है। लेकिन किसी किसी बुक में और क्या मिलेगा आपको? आजकल के सारी बुक में मिलता है। ठीक है, पहले ये अंतिम शासक इसको लेते थे, लेकिन अभी एग्जाम में पूछा नहीं गया वापस, है ना। अभी क्या लेते हैं? अंतिम शासक में एक और नाम आता है, कर्ण केसरी। कर्ण केसरी, या फिर उसी का दूसरा नाम क्या रहेगा? महाशिवगुप्त पंचम। कर्ण केसरी या महाशिवगुप्त पंचम। तो अगर क्वेश्चन आए और दोनों नाम दिया रहे, अगर क्वेश्चन आए और दोनों नाम दिया रहे, सॉरी, अगर क्वेश्चन आए कि अंतिम शासक कौन था सोमवंश का, उड़ीसा के सोमवंश का, और ऑप्शन में रहे उद्योत केसरी, तो आंख बंद करके उद्योत केसरी। ठीक है। और अगर उद्योत केसरी नहीं रहता है, कर्ण केसरी रहता है, तो क्या लगाओगे? कर्ण केसरी। और अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो क्या लगाओगे? मेरे को नहीं पता, क्या लगाओगे? कर्ण केसरी लगाना। ठीक है, क्या लगाओगे? कर्ण केसरी लगाना, उद्योत केसरी नहीं लगाना है। ठीक है, ये समझ आया। अब उद्योत केसरी के समय में घटना हुई थी जिसके आधार पे कहा जाता है कि ये अंतिम शासक थे। वो घटना क्या हुई थी कि फिर से यहाँ पे त्रिपुरी आ जाए, कलचुरी आ जाते हैं त्रिपुरी के। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? त्रिपुरी कलचुरी आएंगे यहाँ पे। ठीक है, उनकी एक शाखा थी, उनकी एक शाखा थी छत्तीसगढ़ में, जिसको कहते थे लहुरी शाखा। जिसको क्या कहते थे? लहुरी शाखा। और उसकी जो राजधानी थी लहुरी शाखा की, वो राजधानी थी तुम्माण में। तुम्माण। और ये तुम्माण कहाँ पे है? तुम्माण है कोरबा। कोरबा बिलासपुर वाला क्षेत्र है ना, लेकिन देखेंगे तो कोरबा, क्योंकि बॉर्डर लगता है किसका किसका? कोरबा और बिलासपुर का। तो तुम्माण कहाँ पे है? कोरबा में। ठीक। किसकी राजधानी थी वो? त्रिपुरियों की एक छोटी सी शाखा थी, छोटी सी शाखा थी, तुम्माण क्षेत्र में थी। ठीक है, सॉरी, लहुरी शाखा थी कोरबा क्षेत्र में, उनकी राजधानी थी तुम्माण। तो क्या हुआ? जो एक कलचुरी थे वहां पे, है ना, उन्होंने क्या किया? आक्रमण किया उद्योत केसरी के ऊपर, और उद्योत केसरी को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। उद्योत केसरी को परास्त कर दिया। और ये जो दक्षिण कोशल वाला जो क्षेत्र है, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ वाला, तो ये जो दक्षिण कोशल जो क्षेत्र है, इस पे अधिकार किसका हो गया? कलचुरियों का। ठीक है, कलचुरियों का अधिकार हो गया। तो दक्षिण कोसल वाला क्षेत्र हाथ से गया उद्योत केसरी के, सोमवंशियों के। अब क्या बच गया? जो कलिंग क्षेत्र है ना, जो कलिंग क्षेत्र है, वहां पे एक शासक आएंगे, अनंत वर्मन चूर्णगंग। ये नाम अभी और सुनने को मिलेगा, अनंत वर्मन चोड़गंग या चूर्णगंग, है ना। गंग वंश के थे ये,
अनंतवर्मन चोड़गंग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी उद्योत केसरी के ऊपर आक्रमण किया, परास्त किया, और इन्होंने कौन सा क्षेत्र अधिकार में ले लिया अपने, कलिंग। समझ आया? दक्षिण कोसल वाला कलचुरियों ने ले लिया, कलिंग क्षेत्र अनंतवर्मन चोड़गंग ने ले लिया। बचा क्या, बचा क्या, उत्कल बचा। अब तट में जाके क्या करेंगे सोमवंशी, मेन जो भूखंड है कलिंग वाला, उड़ीसा का पूरा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का पूरा मैदानी क्षेत्र, यही जब अधिकार में रहा नहीं तो उत्कल क्षेत्र बस रहा, जो कि तटवर्ती इलाका है, उड़ीसा का कोस्टल एरिया है, उसमें क्या करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कौन सा राजवंश समाप्त हो गया यहाँ से, सोमवंश। अंतिम शासक उद्योत केसरी, ठीक है। कार्यकाल जब इन्होंने शासन प्रारंभ किया 1055 ईस्वी में, ठीक है। डाहल, ओड्र और गौड़ शासकों से इनका संघर्ष रहा, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, संभवतः जो आक्रमण हुए हैं इनके ऊपर त्रिपुरी के कलचुरियों की एक शाखा थी जिसको लहुरी शाखा कहा जाता था छत्तीसगढ़ में। वो क्षेत्र था कोरबा बिलासपुर वाला क्षेत्र, उनकी राजधानी थी तुम्बाड़। उन्होंने आक्रमण किया फुल प्लानिंग के साथ जब शक्तिशाली हो गए, और दक्षिण कोसल वाला क्षेत्र इनके अधिकार से लेके अपने अधिकार में कर लिया। उसी समय अनंतवर्मन चोड़गंग, क्या बोलते हैं, गंग वंश का शासक है। कहीं कहीं पे आपको चूर्णगंग मिलेगा, कोई भी नाम रहे वही है, कहीं पे आपको वर्मा मिलेगा, ठीक है। अनंत वर्मा करके वो सेम व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति का नाम है वो। उन्होंने आक्रमण किया और कलिंग वाला क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया। दोनों जो बहुत अति महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वो सोमवंशियों के अधिकार से चले गए। बच गया उत्कल वाला क्षेत्र, वो तो वैसे भी ले लेंगे। जिसके अधिकार में उड़ीसा रहेगा उसके अधिकार में उड़ीसा का समुद्र तट भी रहेगा। तो यहाँ से सोमवंश का अंत हो जाता है, जो कि हमारा छठवां राजवंश है। सबको समझ आया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, कितने राजवंश पढ़ लिए हैं? दक्षिण कोसल के क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में हमने क्या क्या पढ़ा था? राजर्षि तुल्य कुल पढ़ा हमने पहला, उसके बाद हमने पढ़ा पर्वत द्वारक, ठीक है, राजर्षि तुल्य कुल, फिर पर्वत द्वारक, फिर सरपपुरी 3 हो गया। सरपपुरी के बाद क्या था? पांडुवंश 4 हो गया। पांडुवंश के बाद मैकल का पांडुवंश 5 हुआ, और अभी उड़ीसा उत्कल का सोमवंश, ये क्या था? छठा था। एक 7वां राजवंश लिखना। अब 2-2 लाइन का 2 राजवंश रह गया है, ठीक है, उसको अभी समाप्त कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। एकदम छोटा छोटा है, फटाक से लिखना, मतलब सुनते रहो जिसको सुनना है। तो ये 7वां राजवंश है शैल वंश, शैल वंश है ना। इसका शासन आएगा 7वीं 8वीं सदी में, 7वीं 8वीं सदी में, ठीक है। वंश का नाम क्या है? शैल वंश। इसकी जानकारी देखना, दुर्ग से एक ताम्रपत्र मिलता है, दुर्ग से ताम्रपत्र मिला है। दुर्ग से जो ताम्रपत्र मिला है, ठीक है, उसमें एक शासक का नाम है। शासक का नाम क्या है? श्रीवर्धन। शासक का नाम है श्रीवर्धन, ठीक है। शासक का नाम क्या है? श्रीवर्धन। अब ये श्रीवर्धन द्वारा एक सूर्य मंदिर है, ठीक है। सूर्य मंदिर के लिए ग्राम दान है ना, ग्राम दान का क्या है? उल्लेख है। समझ आया? शैल वंश का जो स्रोत है उसमें केवल और केवल एक चीज मिलती है आपको, दुर्ग से एक ताम्रपत्र मिलता है, उसमें एक शासक का वर्णन है, उसका उल्लेख है, उसका नाम है श्रीवर्धन। श्रीवर्धन द्वारा सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर के लिए इन्होंने
एक गांव दान में दिया था, उसका एक उल्लेख है। ठीक है, अब उसी में दो तीन और उल्लेख है कि श्रीवर्धन के बाद उसके पुत्र, है ना, पुत्र पृथ्वीवर्धन। ठीक है, पृथ्वीवर्धन का पुत्र, पृथ्वीवर्धन का पुत्र कौन रहेगा? जयवर्धन। श्रीलंका वाला नहीं है, ठीक है, जयवर्धन। श्रीवर्धन का पुत्र पृथ्वीवर्धन, पृथ्वीवर्धन का पुत्र जयवर्धन। ठीक है, दुर्ग से ताम्रपत्र मिला है, उसमें ये सारे उल्लेख हैं। राजवंश है शैलवंश, 7वीं 8वीं शताब्दी में आया है। यहाँ से 7वां राजवंश समाप्त हो जाता है, जिसका नाम है शैलवंश। केवल इतनी ही जानकारी मिलती है। उसके बाद फटाक से लिख लेना, 8वां राजवंश क्या है? बाणवंश। बाणवंश है ना, 8वां राजवंश है बाणवंश। और ये कब आया है? 9वीं सदी में। अब ध्यान दो, ये भी छोटा सा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। एक ध्यान दो यहाँ पे, इनका क्षेत्र लिखना पहले, है ना। इनका जो क्षेत्र था बाणवंशी शासकों का, क्षेत्र जो था वो था पाली। पाली क्षेत्र, ठीक है। पाली कहाँ पे? कोरबा। और यही क्या थी? इनकी राजधानी थी। ठीक है, बाण वंश 9वीं शताब्दी में आया। इनकी राजधानी क्या थी? पाली कोरबा। इनका राज्य क्षेत्र क्या था? यही पाली कोरबा। ठीक, इसके बाद एक जानकारी मिलती है कि बाण वंश आया कैसे। तो यहाँ पे पांडु वंश के पश्चात आया, है ना। पांडु वंश के पश्चात। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? पांडु वंश के पश्चात तो सोमवंश आया। सोमवंश कहाँ पे आया? दक्षिण वाले, दक्षिण कोसल हिस्से में, सिरपुर जिसका केंद्र था। ठीक है, सिरपुर कहाँ पे? महासमुंद जिले में। उसी समय वहाँ पे जो सिरपुर केंद्र है दक्षिण कोसल वाले हिस्से में, वहाँ पे पांडुवंशियों के बाद कौन आया? सोमवंश आया 9वीं ही शताब्दी में। ठीक है, और ये पाली क्षेत्र है, यहाँ पे भी पांडुवंशियों को हटाने के बाद कौन आया? बाणवंश आया 9वीं ही शताब्दी में। ये समझ आ गया, वहाँ पे सोमवंश आया, यहाँ पे पांडुवंश आया, सॉरी बाणवंश आया, दोनों पांडुवंश के पश्चात आए। ठीक, अब आप बोलोगे कि सर सोमवंश का जो प्रथम शासक था शिवगुप्त, उसको तो त्रिपुरी के मुग्धतुंग ने परास्त करके पाली क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया था, और वो प्रथम शासक था। तो अगर उसने पाली क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया था, तो यहाँ पे बाणवंश पाली क्षेत्र में क्या कर रहा है? क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा जब हम लोग जाएंगे कलचुरी में। बस याद रखना यहाँ पे, ठीक है, कि पांडुवंश के पश्चात वहां पे क्या आया? सोमवंश। और पाली, केवल पाली क्षेत्र में बाणवंश आया। दोनों कब आए? 9वीं शताब्दी में। एक और कहानी क्या याद रखोगे कि मुग्धतुंग ने सोमवंश के संस्थापक प्रथम शासक शिवगुप्त को पाली क्षेत्र से हटाया था। ठीक है, दोनों कहानी एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन जब कलचुरी पढ़ेंगे तो एक एक कहानी समझ आएगी। बस इस 3 चीज को याद रखना, 2 चीज को। ठीक है, पाली में बाणवंश आया पांडुवंश के बाद, और यहाँ पे सोमवंश आया दक्षिण कोशल में पांडुवंश के बाद। और सोमवंश के प्रथम शासक शिवगुप्त को किसने परास्त किया पाली क्षेत्र के लिए? त्रिपुरी के मुग्धतुंग ने। ठीक है, ये समझ आया। अब देखो, अब यहाँ पे लिखना संस्थापक। संस्थापक किस वंश के संस्थापक? पांडुवंश के। नाम लिखना महामंडलेश्वर ठीक है। किसी किसी बुक में आपको क्या दिखेगा नाम? मल्लदेव मिलेगा, है ना। किसी किसी में आपको मिलेगा महामंडलेश्वर मल्लदेव। तो पूरा आप लोग नाम जो लिखोगे वो क्या है? महामंडलेश्वर मल्लदेव। ठीक है, महामंडलेश्वर मल्लदेव। ये कौन थे?
संस्थापक थे बाण वंश के। ठीक है, और ये जो महामंडलेश्वर है ये क्या है, ये इनकी उपाधि है अभिलेखों में। ठीक है, अभिलेखों में उपाधि क्या है, महामंडलेश्वर। पूरा नाम क्या है, महामंडलेश्वर मल्लदेव। ठीक, अब ये जो महामंडलेश्वर मल्लदेव है इनका एक पुत्र होता है। ठीक है, जो अगला शासक होता है, इनका पुत्र होगा, वही क्या होगा, अगला शासक होगा। उसका नाम क्या रहेगा, विक्रमादित्य। क्या नाम रहेगा, विक्रमादित्य। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना जयमेऊ, जयमेऊ, मेऊ उ वाला। ठीक है, जयमेऊ। कौन है विक्रमादित्य या फिर जयमेऊ, महामंडलेश्वर मल्लदेव जो बाण वंश के संस्थापक है, उनका ही पुत्र है जो आगे चल के शासक बना। उसका नाम है विक्रमादित्य, उसका वास्तविक नाम है जयमेऊ, है ना। इसका शासन का जो वर्ष रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखना आप 870 से 895 ईस्वी, 9वीं सदी है। ठीक है, सोमवंश कहाँ पे समाप्त हुआ था, 11वीं सदी में। जो आक्रमण वाली घटना थी सोमवंश की दक्षिण कोसल में कलचुरियों द्वारा और कलिंग क्षेत्र में अनंतवर्मन चोड़गंग द्वारा, वो 11वीं सदी की थी, है ना। क्योंकि वो शासक कब बना था, 1055 ईस्वी में, मतलब वो 11वीं सदी ही चल रही है। तो शासक बनते ही थोड़ा ना परास्त हो जाएगा, कुछ समय बाद होगा। तो 11वीं सदी था, 11वीं सदी का अंत था। ठीक है, उस समय सोमवंश समाप्त हो चुका था। ठीक, बाणवंश में क्या क्या जानकारी देख लिया, यहाँ पे विक्रमादित्य आ गया। ठीक है, अब विक्रमादित्य ने क्या किया, एक जानकारी मिलती है विक्रमादित्य द्वारा एक निर्माण कार्य किया गया। ठीक है, बहुत फेमस है। ठीक है, पाली में शिव मंदिर। ठीक है, पाली में शिव मंदिर। मैचिंग में आता है क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। ठीक है, पाली में शिव मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य जयमेऊ द्वारा किया गया है। ठीक है, अभी जो शिव मंदिर है ना, इसका जो गर्भगृह है, गर्भगृह के जो द्वार है, गर्भगृह का जो द्वार है ना, गर्भगृह में प्रवेश करने के पहले जो दरवाजा है, तो गर्भगृह के द्वार में एक शिलालेख है। ठीक है, उस शिलालेख में क्या है, उसी में जानकारी है। ठीक है, किसके बारे में, महामंडलेश्वर मल्लदेव और विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है, ये जानकारी समझ आ गई। अच्छा, ये जो पाली का जो शिव मंदिर है ना, ये जो पाली का शिव मंदिर है, इसी का जीर्णोद्धार होगा। कब होगा, इसका जीर्णोद्धार होगा। कौन करवाएगा, जाजल्य प्रथम, जाजल प्रथम, जो कि कलचुरी रहेगा, है ना। जब कलचुरी राजवंश पढ़ेंगे तो उसमें एक शासक आएगा जाजल प्रथम, वही क्या करेगा, इस पाली मंदिर, पाली का जो शिव मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार करवाएगा। यहां तक कहानी सबको समझ आ गई, यहां तक कहानी सबको समझ आ गई। बाणवंश आया 9वीं सदी में, जिस समय सोमवंश आया, लेकिन सोमवंश आया पूरे दक्षिण कोसल में और बाणवंश आया पाली क्षेत्र में। ठीक है, पाली कहाँ पे है, कोरबा, और यही क्या थी, बाणवंशियों की राजधानी थी। ठीक है, यहाँ पे पांडुवंश के पश्चात बाणवंश आया। इसमें जो शासकों की जो जानकारी मिलती है, उसमें जो संस्थापक मिलते हैं, उनका नाम है महामंडलेश्वर मल्लदेव। महामंडलेश्वर उनकी उपाधि है अभिलेखों में। आगे चल के उनका एक पुत्र होता है जो कि क्या है, बाणवंश का अगला शासक होता है, उसका नाम है विक्रमादित्य।
उसका वास्तविक नाम है जयमेऊ। उसके शासन का वर्ष है 870 से 895, 870 से 895 ईस्वी। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है, ठीक है। विक्रमादित्य जयमेऊ 870 से 895, इसके द्वारा एक निर्माण किया गया है पाली में, पाली के शिव मंदिर का, पाली के शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक, उसके गर्भगृह के द्वार पे क्या है, जो शिलालेख है उसमें ये सारी जानकारी उसी शिलालेख से प्राप्त हो रही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और आगे चल के इसी शिव मंदिर का जीर्णोद्धार होगा कलचुरी काल में, जो कि उसके कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम द्वारा किया जाएगा। ठीक है, याद रखना, जब कलचुरी पढ़ेंगे तो मैं पूछूंगा। ठीक, अब बाणवंश का अंत कैसे हुआ? अब बाणवंश का अंत कैसे होगा? तो कलचुरी है ना, फिर से कलचुरी, जब तक से कलचुरी शासन प्रारंभ नहीं हुआ है, ठीक है, तब तक से जितनी बार भी कलचुरी लिखेंगे तो त्रिपुरी के कलचुरी लिखेंगे, है ना। जब तक से कलचुरी शासन प्रारंभ नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में, और बीच बीच में जो कलचुरी आ रहे हैं उसको त्रिपुरी के कलचुरी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, त्रिपुरी के कलचुरी। उसमें जो शासक है, नाम फिर देखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो कहानी को, बार बार सुनो इसको, नहीं तो भूल जाओगे, मिक्स कर डालोगे। ठीक है, मुग्ध तुंग, समझ आया? मुग्ध तुंग, ये वही मुग्ध तुंग है जिसने सोमवंश के शिवगुप्त के ऊपर आक्रमण करके पाली क्षेत्र हथिया लिया था। तो यहां पे कैसे आ गया? ठीक है, तो ये त्रिपुरी का कलचुरी है मुग्ध तुंग, इसका नाम है शंकर गण द्वितीय, शंकर गण द्वितीय, शंकर गण द्वितीय मुग्ध तुंग। इसने क्या किया? इसने आक्रमण किया यहाँ पे बाणवंश के ऊपर, इसने आक्रमण किया बाणवंश के ऊपर। ठीक है, और क्या किया? इसने बाणवंश को पराजित किया, विक्रमादित्य को, है ना। और क्या हो गया? मुग्ध तुंग का अधिकार हो गया पाली में। कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्योंकि यही तो मुग्ध तुंग था जिसने क्या किया था, शिवगुप्त को परास्त किया था, सोमवंशी शिवगुप्त को परास्त करके पाली क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया था। और वो भी घटना कब की थी? 9वीं शताब्दी की थी। और वही पाली क्षेत्र में भी बाणवंशी शासक है, तिथि भी सेम है 9वीं शताब्दी, और यहाँ पे बाणवंश ने शासन भी कर लिया है। उसके बाद वही मुग्ध तुंग शंकरगण द्वितीय त्रिपुरी का कलचुरी यहाँ पे बाणवंश के ऊपर आक्रमण कर रहा है और विक्रमादित्य को परास्त कर दे रहा है, और यहाँ पे बाणवंश को समाप्त कर दे रहा है। तो ये चीजें क्लियर कहाँ पे होगी? जब कलचुरी पढ़ेंगे, 2 लाइन में क्लियर हो जाएगा। बस अभी तक का कहानी याद में रखना, अगर अभी तक की कहानी भूल गए तो आगे क्लियर नहीं हो पाएगा। और ये कहानी आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा कि कहाँ से क्या हुआ। ठीक है, जितनी भी बुक पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो यहाँ पे बाणवंश समाप्त हो गया, और यहीं से आपका समाप्त हो गया छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। क्या समाप्त हो गया यहाँ पे आपका? छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। उसमें हमने नामकरण से लेके रामायण महाभारत काल, आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक, महाजनपद, राष्ट्रीय राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश, सारा कुछ देख लिया। और बस्तर का जो एकमात्र राजवंश है जो प्राचीन छत्तीसगढ़ में है, नलवंश, वो भी मैंने पहले ही करा दिया था। ये तो सब खत्म भी हो गए, आके चले गए, लेकिन अभी भी नलवंश कहाँ पे है? बस्तर क्षेत्र में अभी भी नलवंश का शासन है। ठीक, अब मेरे को अगर जो भी लोग जुड़े हो, गा सर, क्या गाऊं? क्या क्या कमेंट करते हो भाई? अच्छे से लिखा करो पूरा।
पढ़ाऊं कि गाऊं मैं? ठीक है। अब बोलना क्या चाहते हो? 6 सर। ठीक है, चलो। तो क्या हुआ, यहाँ पे समाप्त हो गया। अगर अभी जितने लोग भी जुड़े हैं, ठीक है, वो प्लीज मेरे को एक कमेंट कर दो, जो भी लोग हैं, कि आपको क्वेश्चन आंसर करना है कि नहीं करना है। अगर क्वेश्चन आंसर करना है तो नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन आंसर करेंगे, और आपको थोड़ा सा अगर टाइम चाहिए तो जो नेक्स्ट वीक की जो क्लास रहेगी बुधवार से, उस दिन करेंगे। अभी 2 दिन कुछ और पढ़ाऊंगा मैं, तब तक से प्रिपरेशन का टाइम भी मिल जाएगा। ठीक है। अगर अभी नहीं कर रहे हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में करना। ठीक है। आप सभी बिजी लोगों को याद दिलाने के लिए मैं एक मैसेज भी कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग अच्छे से बता देना। तो उसके लिए तैयारी करेंगे, नहीं तो फिर बस पढ़ाते जाऊंगा। और अगर क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे, कुछ मतलब नहीं है। अभी तो कोई कर दो, एक आध कमेंट तो करो। 4 मिनट रह गए हैं। ठीक है। और यहाँ तक जो प्राचीन इतिहास समाप्त हुआ है, ये प्री और मेंस दोनों के लिए है। ठीक है। बहुत अंदर तक से जानकारी मिली है आपको। अगर नोट्स अभी तक नहीं बनाए हों तो बार बार वीडियो को देखो और वीडियो से नोट्स बना लो। ठीक है। और आगे चल के जो क्लास है, अगर कोई दिक्कत होती है हम लोग को या आप लोग को, जैसे भी है ना, तो बात करके क्या करेंगे, जितना भी क्लास है ना, उसको टॉपिक वाइज डाल देंगे एक प्लेलिस्ट बना के। ठीक है। लेकिन वो पूरे टाइम के लिए ओपन नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा, जिससे आप देख लो और डाउनलोड नहीं कर पाओगे उसको, उसमें रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, है ना। तो उसको बस देख सकते हो। उसको देख के फटाफट से जो भी इनकम्प्लीट आपका जो ये है नोट्स रहेगा, उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक। तो कोई कमेंट नहीं कर रहा है। व्हाट्सएप में एक बार मैं मैसेज डाल दूंगा, आप लोग बताना कि कल क्या करना है। ठीक है। क्वेश्चन आंसर करना है कि क्वेश्चन आंसर बाद में करना है। फिर कल कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, मध्यकालीन में स्टार्ट कर दूंगा, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है। चलिए, समय हो गया है, आज की क्लास यहीं तक। कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।